जीवन में आलस्य सभी कोई करते हैं, खास करके छोटे बच्चे, हम, बड़े, बुजुर्ग, सभी कोई, है ना। इसलिए आज हम एक पाठ पढ़ाएंगे जिसका नाम है कामचोर। कामचोर का अर्थ क्या होता है? काम में चोरी करना, यानी कि काम में जी ना लगना। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? अब यहाँ देखो, ये मोटे मोटे, इसे अंडरलाइन करो। ये किसे कहा गया है? बच्चों को। बच्चों को क्यों कहा गया है मोटे मोटे? क्योंकि बच्चे हिलकर पानी भी नहीं पीते, कुछ काम भी नहीं करते, दिन भर बस मस्ती करते रहते हैं, धमाचौकड़ी करके घर के काम में हाथ तक नहीं बटाते बल्कि उसे बढ़ा देते हैं। हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, यानी कि घर के बड़े बुजुर्ग अभी तय कर रहे हैं कि नौकरों को निकाल दो और ये जो बच्चे धमा चौकड़ी करते हुए यहाँ से वहाँ दौड़ते हैं, इन्हें भी घर के कामों में लगाना चाहिए। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया, हम आखिर काम क्यों नहीं करते। सही बात है, बच्चे भी सोच रहे हैं कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या हर्ज होता है। इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अब बच्चों ने क्या किया? हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, यानी कि हम भी अब हिलकर पानी पिएंगे, यानी कि हम घर का थोड़ा बहुत काम भी कर देंगे, अपने काम स्वयं करेंगे। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं। दबेल का अर्थ होता है दबदबा वाले, कि कोई धक्का दे तो सह जाए, यानी कि हम लड़ाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। या भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यानी कि अब ये बात तय हुई कि जो घर के काम में हाथ नहीं बटाएगा, काम नहीं करेगा, उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। हरगिज का मतलब होता है बिल्कुल। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। शाही फरमान का अर्थ क्या होता है? राजा का आज्ञा, यानी कि राजा के दरबार से आया हुआ कुछ आदेश। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। हमने दुहाई दी। यहाँ हम कौन हैं? बच्चे हैं। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब आप देख सकते हो उनके लिए कितने काम। काम नंबर 1, दरी, जो कारपेट बिछाई गई है आंगन में, वो कितनी गंदी है, उसे साफ करना है। आंगन में कूड़ा है, उसे साफ करना है। पेड़ में पानी देना है, ठीक है। और इन सब के लिए तनख्वाह, यानी कि सैलरी भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो हे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। अब अम्मा तो जानती है बच्चों की हरकत। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। मोटी दरी पर काफी डस्ट रहने से और लकड़ी लेकर उसे पीटने से चारों तरफ धूल धुआं भर जाता है। ठीक इसी प्रकार का प्रयोजन बच्चों ने भी शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब देखो, सभी की तो दम निकल गई, पूरा घर डस्टी हो गया, चारों तरफ डस्टी डस्ट है। बड़े बुजुर्ग खांसते, उनका दम निकल रहा है। सबने सोचा छोड़ो दरी को, चलो हम झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार, यानी कि कैंडिडेट, बहुत।
इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए, यानी कि झाड़ू का, ब्रूम का एक एक स्टिक सारे बच्चों के हाथ में चले गए। जितनी सीके, सीके मतलब ब्रूम स्टिक, जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करें। जब जरा सी बात पर ही टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, बस। यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी और पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब जानते हो ना बेवकूफियां, अब तो चारों तरफ धूल और धूल हो ही गई थी, उसके ऊपर बच्चों ने पानी डाल दिया, तो अब सोचो कितनी हालत गंभीर हो जाएगी, क्योंकि वो स्लिपरी बन जाएगी। अब भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई, यानी कि घर में जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन उठा लिए गए और सारे बच्चों ने एक एक हाथ में ये सारी बर्तन ले लिया और कहाँ पहुंचे? बाहर। जिन्हें ये चीजें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और ग्लास ही ले भागे, और जिसको ये सब नहीं मिला तो वो लोगों ने क्या किया? ग्लास ही लेकर भाग गया। अब सब लोग नल पर टूटे। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ, उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। कुमक मतलब फौज। उनका एक ग्रुप भेजा गया। फौज मैदान के हथियार फेंककर पीठ दिखाई। पीठ दिखाना का मतलब क्या होता है? डरकर भाग जाना। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। अब देखो कहाँ ये पैसे बचाने चले थे और पता चला कि बच्चों को नहलाने के लिए भी आदमी को रखना पड़ रहा है, और एक एक बच्चा के लिए 4 आना यानी कि 25 पैसे दिए जा रहे हैं। हम लोग कायल हो गए। सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे, चल दड़बे। दड़बे मतलब उनका घर, मुर्गियों का घर। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। समझ लो खीर के प्याले रखे गए थे, उसके ऊपर मुर्गियों ने अपने पैर रखकर निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लूथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब स्थिति ये हो गई कि किसी ने पानदानी में पैर रख दिए, किसी मुर्गा ने यहाँ से वहां छलांग लगाई और चारों तरफ सब कुछ बिखर गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी मीन्स नाले में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का अर्थ होता है बिना नकेल का, बिना किसी बंधन का, ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूझी जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथे उन्हें भी दाना खिला दी जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती
बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। यानी कि स्थिति ऐसी लगी जैसे घमासान विश्व युद्ध हो चुका हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तानकर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यही समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने में जुट गए। धूली बेधूली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी और पिछाड़ी बांध दी जाए, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। खुर मतलब उनका पैर। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले ग्लास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें ग्लास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों में 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हाँकी गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पूछे गए। अम्मा ने आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल कर दिया मतलब उनके लिए नियम जारी कर दी। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी ना पिएंगे। यानी कि बच्चे जैसे थे अपनी कामचोरी वैसे ही बरकरार रखेंगे।